नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को बार बार रिवाइज करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज की क्लास में भी हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण बिंदुओं से आज की क्लास की हम करेंगे शुरुआत, क्योंकि तथ्यों की बार बार रिवीजन और निरंतर अभ्यास ही होता है सफलता का राज। इसी उद्देश्य के साथ जितने भी हमारे संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको बार बार रिवाइज करते हुए हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी भी स्टेट के अंतर्गत आप लोग जो है टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी तैयारी कर रहे हो या एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हो, तो सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, मददगार साबित होगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। और जिस भी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1 से हम कर लेते हैं शुरुआत। गारसा दा तासी ने इस्तवार द लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तान फ्रेंच भाषा में लिखा। भाई जो ये ग्रंथ है गारसा दा तासी द्वारा लिटरेचर, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है भाई यहाँ पर। तो ये ग्रंथ जो है ये किस भाषा में लिखा गया? गारसा दा तासी द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य के इतिहास का सूत्रपात करने का श्रेय भी जो है गारसा दा तासी जी द्वारा ही जाता है। तो इन्होंने इस ग्रंथ को जो है फ्रेंच भाषा में लिखा और इसका पहला संस्करण जो है 2 भागों में प्रकाशित कराया गया। प्रथम भाग 1839 में और दूसरा भाग जो है 1847 में। इनको भी आपको ध्यान रखना है। देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा तथ्य, हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? ये यहाँ पर हिंदी भाषा में पूछा गया है। भाई वैसे तो हिंदी साहित्य लेखन परंपरा की सूत्रपात करने का जो श्रेय है गारसा दा तासी जी को जाता है, लेकिन उनका जो ग्रंथ है वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया। और हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है शिव सिंह सेंगर जी द्वारा लिखा गया। शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर इसके लेखक का नाम है भाई, शिव सिंह सेंगर। ये भी आपको ध्यान रखना है। शिव सिंह सरोज हिंदी भाषा का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। और काल विभाजन के नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया? तो हिंदी साहित्य का कालक्रमानुसार जो इतिहास लिखने का जो सूत्रपात है वो जॉर्ज ग्रियर्सन जी द्वारा किया गया, जो कि गारसा दा तासी और शिव सिंह सेंगर जी जो है इन्होंने विधेयवादी पद्धति को इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया था और काल कर्मानुक्रम पद्धति को जो है जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने अपनाया। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, आदिकाल को आदिकाल कहा गया। तो आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा कहा गया। आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। हिंदी काव्य धारा की रचना किसने की? तो राहुल संस्कृतायन ने की। विश्वनाथ प्रसाद द्वारा रचित ग्रंथ हिंदी साहित्य का अतीत जो है इसके हिंदी साहित्य के अतीत जो विश्वनाथ प्रसाद जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, इसके कितने भाग है, यानी कितने भागों में प्रकाशित कराया? तो 2 भाग रहे इसके। उसके बाद देख लेते हैं, आदिकाल को अंधकार काल नाम दिया डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ ने। अगर ये पूछ लिया जाए कि रीतिकाल को अंधकार काल नाम किसने दिया? रीतिकाल को अंधकार नाम देने वाले विद्वान है त्रिलोचन जी। त्रिलोचन अंधकार काल त्रिलोचन ने जो है रीतिकाल को कहा, लेकिन आदिकाल को अंधकार काल नाम देने वाले जो विद्वान है वे है डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ। ये भी आपको ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार से प्रश्नों को पूछा जा सकता है। सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम बार बार रिवाइज करते हुए सभी तथ्यों को हम करने वाले हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल होने वाली परीक्षाओं में जो जितने भी हम पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों को जो है बार बार रिवाइज करेंगे, ताकि अभी हाल फिलहाल होने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे, बेनिफिट रहे। तो आप लोगों के लिए ये जो क्लासेस रहेगी हिंदी संपूर्ण हिंदी से संबंधित तथ्यों की बार बार रिवीजन की, ये क्लासेस आपकी परीक्षाओं के लिए रामबाण सिद्ध होगी। ये मैं आप लोगों को कई बार बताती हूँ, क्योंकि निरंतर अभ्यास और तथ्यों की बार बार रिवीजन से ही आपको सफलता मिलेगी। इसी उद्देश्य के साथ हमने इस सीरीज़ को शुरू किया हुआ है कि ताकि हम जितने भी हमारे संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न हैं उनकी हम बार बार रिवीजन करते हुए
आगे बढ़ते रहें तो देख लेते हैं आगे। आदिकाल का नामकरण सिद्ध सामंत काल से नाम किसने दिया? आदिकाल का नामकरण जो है सिद्ध का सामंत काल नाम से किसने किया? तो राहुल सांस्कृत्यायन जी ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। आदिकाल को वीर काल की संज्ञा किसने दी? तो विश्वनाथ प्रसाद जी ने आदिकाल को वीर काल कहा। लेकिन वीर गाथा काल के पूछ लिया जाए, वीर गाथा काल पूछ लिया जाए तो रामचंद्र शुक्ल जी का नाम आएगा। ये आप सभी को पता है। केवल वीर काल पूछा जाए तो विश्वनाथ प्रसाद जी का नाम आएगा। मिस्र बंधु विनोद इतिहास खंड के कितने भाग हैं? तो मिस्र बंधु विनोद जो कि मिस्र बंधुओं जी द्वारा लिखा गया इतिहास खंड है, उसके 4 भाग बताए जाते हैं। 4 भागों में ये इतिहास खंड के 4 भाग माने जाते हैं। तो प्रथम 3 भागों को जो है पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, ये प्रथम 3 भागों को 1913 में प्रकाशित कराया और जो चौथा भाग रहा उसको 1934 में प्रकाशित कराया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चंद बरदाई को छप्पे का राजा कहा जाता है। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, छप्पे का राजा किसे कहा जाता है? तो चंद बरदाई कवि को। उसके बाद देखते हैं आगे। देवसेन द्वारा रचित सर्वाकाचार रचना 1933 ईस्वी की रचना मानी जाती है, जिसमें 250 दोहे हैं और गृहस्थ धर्म का वर्णन है। और देवसेन जी द्वारा रचित सर्वाकाचार रचना को हिंदी की प्रथम रचना भी माना जाता है। हिंदी की प्रथम रचना, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो है 933 ईस्वी में ये लिखी गई और 250 दोहे व गृहस्थ धर्म का वर्णन इसमें हमें मिलता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, बिशल देवरासों की नायिका का नाम राजमती है। आल्यखंड को सर्वप्रथम 1865 में फर्रुखाबाद के सिंगारी कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित कराया। तो आल्यखंड का दूसरा नाम क्या है? परमार रासों को ही आल्यखंड नाम से जाना जाता है, जिसमें आल्या और उद्दल की 2 वीर योद्धाओं की कथा इसमें दर्शाई है। वीर योद्धाओं का वर्णन इसमें किया है आल्या और उद्दल का परमार रासों में। परमार रासों जो है एक वीर रस प्रधान रचना है, जिसमें कि मैंने आपको बताया आल्या और उद्दल नामक 2 वीर योद्धाओं की वीरता का वर्णन इसमें दर्शाया है। और इसका दूसरा नाम क्या है? आल्यखंड, जो कि आल्यखंड नाम से किसने प्रकाशित कराया? चार्ल्स इलियट ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है उसका प्रधान रस कौन सा माना जाता है? तो वीर और श्रृंगार रस जो है इनके प्रधान रस माने गए हैं पृथ्वीराज रासों के। आदिकाल के प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति वीर गाथात्मक है। जो आदिकाल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति क्या है? तो वीर गाथात्मक, यानी कि वीरता संबंधी रचना इसमें अधिक की गई कि जो वहाँ के राजा महाराजा होते थे उनकी वीरताओं का वर्णन कवियों द्वारा किया गया। पढ़ते हैं आगे। रासो ग्रंथों में पृथ्वीराज रासो सर्वाधिक विवादित ग्रंथ माना जाता है। ये आप सभी को पता है। किसी ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है, किसी ने अप्रमाणिक माना है, तो किसी ने अर्ध प्रमाणिक माना है। तो डॉक्टर वुलर पृथ्वीराज रासो को विवादास्पद घोषित करते हैं और 1893 ईस्वी में इसके प्रकाशन पर भी रोक लगा देते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है पृथ्वीराज रासो, और प्रथम महाकवि किसे माना गया है? चंद बरदाई को। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली भाषा सांध्य भाषा कहलाती है। सरहप्पा को सहज्ञान का प्रवर्तक माना जाता है। ये आप सभी को पता है। बौद्ध साहित्य को जब हमारा 2 भागों में बांटा गया, हीनयान और महायान, तो महायान से ही जो है 2 शाखाएं और निकल कर आई, सहजयान और वज्रयान। तो सहजयान जो है नाथ कहलाए और वज्रयानी जो है सिद्ध कहलाए। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सरहप्पा को सहज्ञान का प्रवर्तक माना जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, धनपाल कृत भविष्यत कहा को जो है विंटरनिच महोदय ने रोमांटिक महाकाव्य माना है। और राहुल सांस्कृत्यायन
ये वही थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। आदिकाल को वीर काल की संज्ञा किसने दी? वीर काल की संज्ञा आदिकाल को नाम देने वाले विश्वनाथ प्रसाद है। तो वीर गाथा काल कहा रामचंद्र शुक्ल जी ने। मिस्र बंधु विनोद के जो इतिहास खंड को जो है 4 भागों में बांटा गया, ये हम पहले कर चुके हैं। तो देख लेते हैं। शिरीष की याद आई नामक ललित निबंध किसका है? तो विद्यानिवास मिश्र जी का है ये निबंध। और शिरीष के फूल नामक निबंध किसने लिखा? तो ये निबंध जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया, शिरीष के फूल। और शिरीष की याद आई जो है विद्यानिवास मिश्र ने लिखा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निर्मला जो है प्रेमचंद जी का उपन्यास किस पर आधारित है? तो प्रेमचंद जी द्वारा लिखित जो निर्मला उपन्यास है दहेज प्रथा और अनमेल विवाह पर आधारित है। आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा, जिसमें जो है 1.5 उम्र के व्यक्ति से जो है निर्मला का विवाह हो जाता है, जिसमें उसके अनमेल विवाह की समस्याओं को इसमें दर्शाया है। और देख लेते हैं आगे। तितली जयशंकर प्रसाद जी का जो है उपन्यास है। तो तितली जो है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित जो रचना है वो ग्रामीण जीवन को केंद्र में रखकर नारी की कहानी इसमें दर्शाई है। सुनीता जो है जैनेंद्र जी की रचना है। सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, ये सभी जो है जैनेंद्र जी की उपन्यास है। सुनीता में जो है विधवा विवाह पर आधारित ये उपन्यास है। तितली, कंकाल, इरावती, ये जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास है। उसके बाद बात करें आगे। अमिय हलाल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार, ये पंक्तियाँ जो है रसलीन जी की है, जो कि काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो ने अग्रणी भूमिका निभाई। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और 2 सुकनों की रचना की, उसकी जो मुख्य भाषा रही वो खड़ी बोली ही थी। अमीर खुसरो जो है अवधी भाषा के सर्वाधिक अमीर खुसरो ने जो है अवधी भाषा जो अवधी शब्द का भी प्रयोग किया था भाई सबसे पहले, और खड़ी बोली शब्द का भी इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया, ये माना जाता है। उसके बाद बात करें आगे। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम बताइए। तो अवधी भाषा का जो सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है वो है हमारा रामचरितमानस, जिसमें 7 कांड है। उसके बाद बात करें तो तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया, ये आप सभी को पता ही है। अशोक के फूल निबंध के जो रचयिता है वे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन माने जाते हैं? सूरदास जी। अगर सर्वप्रथम पूछा जाए तो कुम्भनदास जी का नाम आएगा, और सबसे कनिष्ठ या सबसे छोटे पूछे जाए तो जो है नंददास जी का नाम आएगा। अगर सर्वश्रेष्ठ पूछा जाए तो भाई सूरदास जी रहेंगे अष्टचाप के कवि। अगर सर्वप्रथम पूछा जाएगा तो कुम्भनदास जी का नाम आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है? तो क्षेत्र विशेष से होती हैं आंचलिक रचनाएं संबंधित। पहला आंचलिक उपन्यास मैलांचल सभी को पता है। रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की है? तो सूर, तुलसी व शशि जयसी, भाई शशि नहीं, सूर, तुलसी व जयसी तीनों कवियों की जो है समीक्षा त्रिवेणी में की है रामचंद्र शुक्ल जी ने। उसके बाद बात करें आगे। अगला प्रश्न है आत्मजयी के रचयिता कौन है? तो कुंवर नारायण जी द्वारा लिखी गई आत्मजयी रचना। आत्मनिर्भरता रचना जो है बालकृष्ण भट्ट जी की है। सांच बराबर ताप नहीं, झूठ बराबर पाप, ये कबीरदास जी की प्रमुख पंक्तियाँ है। साहित्यकार अज्ञे जी का पूरा नाम जो है सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी है। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की जो काव्य भाषा है वो क्या है? देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी मानी जाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो एक पंक्ति है जो कि सूरदास जी की है, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। सुंदर परम किशोर व्यय करम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर बनमाल, ये जो पंक्तियाँ हैं ये सूरदास जी की है। सुहाग के नुपुर रचना के रचयिता अमृतलाल नागर जी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे।
अगला प्रश्न है सूरदास के गुरु का नाम बताइए। तो आप सभी को पता है वल्लभाचार्य जी, जो जिसके पुत्र विठलनाथ जी रहे हैं, जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? उस कवि का नाम है बिहारी। रीति सिद्ध कवियों में शामिल है बिहारी जी। रीति सिद्ध कवि प्रमुख कवि रहे हैं, प्रतिनिधि कवि भी माने जाते हैं। रीति सिद्ध के प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं? तो बिहारी जी का ही नाम आता है। इन्होंने बिहारी सतसई नामक एक रचना लिखकर, मात्र एक रचना लिख करके हिंदी साहित्य में अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की है। बढ़ते हैं आगे। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इन पंक्तियों के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। लोग है लगी कवित बनावत मोहे तो मेरे कवित बनावत। ये पंक्तियाँ जो है घनानंद जी की है, जो कि रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, मैथिली शरण गुप्त जी की ये पंक्तियाँ हैं। वापसी जो है किस विधा की रचना है? वापसी किस विधा की रचना है भाई, ये आपको बताना है। तो ये जो है कहानी विधा की रचना है, जो कि उषा प्रियवंदा जी की रचना है। उषा प्रियवंदा, ये आपको ध्यान रखना है। लेखिका का नाम भी, क्योंकि वापसी कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। रचना ये कहानी किसकी है? तो उषा प्रियवंदा जी द्वारा लिखी वापसी कहानी। उसके बाद विक्रम संवत का शुभ आरंभ कब हुआ, ये माना जाता है। विक्रम संवत का जो शुभ आरंभ हुआ 57 ईस्वी में हुआ। जब 57 ईस्वी था तब जो है विक्रम संवत का शुभ आरंभ माना जाता है। उसके बाद बात करें आगे, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या रही? विद्यापति की जो पदावली है उसकी भाषा जो है मैथिली मानी जाती है। कीर्तिलता और कीर्तिपता का जो है इन्होंने अवध भाषा में लिखी विद्यापति जी ने। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन है? तो हेमचंद्र जी है अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य। और हिंदी का प्रथम व्याकरणाचार्य पूछा जाए तो किशोरी लाल का नाम आएगा। उसके बाद प्रिय प्रवास के लेखक जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी है। यशोधरा पुस्तक के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी रहे हैं, जिन्होंने जो है ये पंक्तियाँ भी काफ़ी बार परीक्षा में पूछी जाती है यशोधरा से संबंधित। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आँखों में पानी। उसके बाद देख लेते हैं आगे, भारत भारती के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी है भारत भारती के लेखक, जिसका प्रकाशन वर्ष 1912 है। कमायनी की रचना के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी है। और उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आँखों में पानी, यशोधरा जी की पंक्ति है। भारत दुर्दशा के रचनाकार जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। मैला आंचल जो है फणीश्वरनाथ रेणुका पर जो उपन्यास माना जाता है, जो कि मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष 1954 जो हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना गया है। बढ़ते हैं आगे। अब अगला प्रश्न हमारा, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली के विकास में इन्होंने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। हत्यारे कहानी किन दो साहित्यकारों ने एक ही शीर्षक से लिखी? तो ये जो लेखक है उसका नाम है अमरकांत और शैलेश मटियानी। चील कहानी किस कहानीकार की है? तो शैलेश मटियानी की ही है चील कहानी। और चील कहानी के लेखक जो है वो महेश सिंह है। भवंती नामक पुस्तक के लेखक जो है अज्ञे जी है। बसंती नामक पुस्तक के लेखक जो हैं ये धर्मवीर भारती जी हैं। कवि प्रिया शीर्षक कहानी से किसने लिखी? कवि प्रिया शीर्षक नामक कहानी जो है वो लिखी है अज्ञे और शेखर जोशी ने। और कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये केशवदास जी की रचनाएं हैं भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। कवि प्रिया जो है शीर्षक काव्य किसने लिखा? कहानी हमने देख ली, अज्ञे जी और शेखर जोशी ने लिखी। लेकिन कवि प्रिया काव्य की रचना किसने की? वो की भक्ति काल के जो श्रेष्ठ कवियों में आते हैं। वैसे रीतिकाल के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं केशवदास जी के द्वारा लिखी गई कवि प्रिया। उसके बाद बात करें आगे, कामधेनु कहानी किसने लिखी? तो रमेश उपाध्याय जी ने लिखी। कामधेनु निबंध जो है कुबेरनाथ राय जी ने लिखा। गोबर गणेश निबंध संग्रह के लेखक जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी है।
गोबर गणेश उपन्यास के लेखक जो हैं वे रमेश चंद्र शाह जी रहे। त्रिशंकु नामक निबंध लिखा अज्ञे जी ने। त्रिशंकु कहानी लिखी मनु भंडारी जी ने। त्रिशंकु नाटक के रचयिता है ब्रजमोहन शाह। मुक्ति कहानी लिखने वाले कहानीकार का नाम है अखिलेश, जिन्होंने तद्भव पत्रिका निकाली थी। मुक्ति है, मुक्ति बोध नहीं है। मुक्ति कहानी के लिखने वाले जो कहानीकार है वो अखिलेश है, और मुक्ति उपन्यास के लेखक जो है वो है महेंद्र जी। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को क्या नाम दिया, तो चित्र भाषा शैली कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ, तो हिंदी साहित्य का विकास हिंदी शब्द सागर नामक पुस्तक की भूमिका के रूप में 1929 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद साहित्य का इतिहास क्या है, इस पर शुक्ल जी का कथन है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। जब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं प्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। उसके बाद हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा माना जाता है, उद्दंत मार्तंड, जो कि जिसके संपादक जो है जुगल किशोर है, जो 30 मई 1826 में कोलकाता से इसे प्रकाशित कराया। उसके बाद उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन तिथि के आधार पर 30 मई को ही हिंदी राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मनु भंडारी जी की कहानी यही सच है पर कौन सी फिल्म बनी, तो रजनीगंधा। मनु भंडारी जी की कहानी यही सच है पर जो है रजनीगंधा नाम से फिल्म बनी। वीरव्रत कहानी के लेखक जो है जगदीश गुप्त जी रहे 1981। वीरव्रत उपन्यास के लेखक जो है शिवानी 1984। और किस नाटककार ने अपने नाटकों में रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना, तो ये लेखक है हमारे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के नाटक है वे रंगमंच, उन्होंने जो है अपने नाटकों में रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना। पढ़ते हैं आगे। किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद है, तो वो पुस्तक हमारी पंचतंत्र, जो कि विष्णु शर्मा जी द्वारा लिखी गई बाल साहित्य इसमें लिखा हुआ है। बाल साहित्य की कहानियाँ इसमें संकलित है, और जो है बच्चों को इस अत्यधिक ज्ञान के साथ साथ ये कहानियाँ जो है मनोरंजन भी देती हैं। बढ़ते हैं आगे। किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है, तो तमिल जो है द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। इसी प्रकार जो है किस भाषा में भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है, वो है हमारी संस्कृत भाषा। देवों की भाषा भी कही जाती है संस्कृत भाषा को, और जो है देवताओं की भाषा भी माना जाता है, देव भाषा भी कहा जाता है। संस्कृति का आधार भी माना जाता है। भारतीय आर्य संस्कृति का आधार कौन सी भाषा है ये पूछा जाता है, तो संस्कृत को ही माना जाता है। और आर्य भाषाओं की जननी या हिंदी की जननी को किस भाषा को माना जाता है, तो ये संस्कृत है, ये आपको ध्यान रखना है। किस रचना की सर्वाधिक टीकाएँ लिखी गई, तो वो है बिहारी सतसई की। कुटुज के रचयिता कौन है, कुटुज निबंध के रचयिता जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी माने जाते हैं। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है, तो गंगा छवि नामक जो कविता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखी गई। सागर में गागर भरने का कार्य किस कवि ने किया, तो बिहारी जी द्वारा किया गया। उनकी बिहारी सही रचना को पढ़कर ऐसा लगता है कि सागर में गागर भरा हुआ है। बढ़ते गागर में सागर भरा हुआ है, भाई थोड़ा उल्टा बोल गई, माफ़ी चाहूँगी। गाथा या गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है, तो वो होता है प्राकृत का। और दोहा या दूहा कहने से जो बोध होता है वो होता है अपभ्रंश का, ये भी आपको ध्यान रखना है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो श्री गुप्त है। गोदान किसकी कीर्ति है, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई जो उपन्यास है गोदान, मुंशी प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। उसके बाद बात करें आगे।
चंद बरदाई किसके दरबारी कवि है? तो पृथ्वीराज रासो के दरबारी कवि रहे हैं चंद बरदाई जी। चंदन विश्व व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग किस प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इन प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता रहीम रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र सुधावर्षण श्याम सुंदर दास के संपादक में कोलकाता से 1854 में निकाला गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र है ये सुधावर्षण श्याम सुंदर सेन जी द्वारा जो है इसका संपादन किया गया और कोलकाता से 1854 में निकाला। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर नहीं है भाई इन प्रश्नों में, तो देख लेते हैं आगे। महत्वपूर्ण बिंदु है, रामचंद्र शुक्ल ने जयशंकर प्रसाद की कामायनी को क्या संज्ञा दी है? तो मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। एक सेकेंड में। अगला पॉइंट हमारा, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी? तो शुक्ल जी द्वारा कहा गया कि इस युग के लेखकों की जो दृष्टि है व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी। ये है भारतीय हिंदू युग के कवि। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नाम से जो रचना लिखी है वो लिखी है गणपति चंद्रगुप्त ने 1965 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का आदिकाल नाम से रचना जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी 1952 में। हिंदी साहित्य की भूमिका जो है 1940 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं देवनागरी लिपि और राष्ट्रीय लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, इन पंक्तियों के रचनाकार जो है तुलसीदास जी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर कई पुस्तकों का जो इनकी पुस्तकों का नाम है वो इस प्रकार से है, व्योमकेश दरवेश, विश्वनाथ त्रिपाठी। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को केंद्र में रखकर की गई जो पुस्तक रही है उसका नाम बताइए? तो व्योमकेश दरवेश जो है एक जीवनी विधा की रचना है जिसका जो व्योमकेश दरवेश नाम से लिखी है, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी को प्रस्तुत किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के को केंद्र में रखकर लिखी गई ये व्योमकेश दरवेश 2011 की जीवनी विधा की जो रचना है या पुस्तक है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, कमल का मजदूर प्रेमचंद की जीवनी के लेखक कौन है? तो कलम का मजदूर नामक प्रेमचंद की जीवनी मदन गोपाल जी द्वारा लिखी गई। कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी के लेखक जो है अमृत राय जी है और मैं जो कि प्रेमचंद जी के पुत्र हैं। अगला प्रश्न है, किस कवि की कविताएं स्वाधीन भारत का स्थापी दस्तावेज कहा जाता है? तो मुक्ति बोध जी की कविताएं स्वाधीन भारत का स्थापी दस्तावेज कहा जाता है। मुक्ति बोध की प्रथम कहानी खलील काका मानी जाती है। आगे के जो प्रश्नों को हम जो है फिर नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। तथ्यों की संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों की इसी तरह बार बार रिवीजन के साथ प्रश्न उत्तरों को विद एक्सप्लेनेशन के साथ करते हुए हम अपनी तैयारी को परीक्षा तक इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे। और जिस भी बच्चे ने जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। लाइक और कमेंट अवश्य करना क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलेगा। तो पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।